डॉक्टर विवेक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस लोक पहल के मंच पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार सब लोगों को। जी हम्म, जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार। आपसे जी बात करने आया हूँ किसी विशेष तैयारी किए बिना। और मुझे लगता है कि सहज रूप से हमारा वार्तालाप अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल 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 सर। मैं समझता हूं कि अध्यापक के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए तो जरूर उसको आवश्यकता होगी तथ्यों की, आंकड़ों की। लेकिन एक अध्यापक तो सदैव शब्दों की साधना करता है, तो उसे बोलने में कोई परेशानी नहीं होती है। वो उन शब्दों के बीच जीता है, विचारों के बीच जीता है, और उसी को फैसिलिटेट कम्युनिकेट करता है, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। एक और से तो इसको आलस कहा जा सकता है, मतलब बिना तैयारी किए आना। किंतु मुझे लगता है कि इसमें वही सत्य उभर आता है जो अध्यापक या वक्ता के अंदर सच में है। बिल्कुल और उसके अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता भी उभर आती है सामने। बिल्कुल इसलिए मतलब मैं बिल्कुल कुछ पढ़ के बोलना पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम किसी अच्छे वातावरण में बैठे हुए हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं, उसी तरह का वातावरण यहाँ स्थापित रहे, वही सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तो भाषाविद हैं और हिंदी के अनन्य सेवक हैं, हिंदी माता के पुत्र हैं। तो आपको क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि अध्यापक रहस्यमयी सृजन का शिल्पी होता है। उसको ऊपर से कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता रहता है, और वो, मैं अगर आस्तिक हूं तो कह सकता हूं, ब्रह्म से उसका संवाद हो जाता है। एक हिंदी के बड़े कवि उपन्यासकार हुए हैं डॉक्टर विवेकी राय। तो वो बड़े गंभीर रूप से अस्वस्थ थे, और लगभग कई महीना वो अस्पताल में रहे, चिकित्सालय में रहे, चिकित्सकों के निर्देशन में। तो उन्होंने एक कविता लिखी, एक खंड काव्य लिखा, एक बड़ी लंबी कविता, दीक्षा। तो उसकी शुरुआत वहीं से करते हैं। लहर है, यह आसमानी लहर है। तो जो चेतना की बात करते हैं, जो हमारी चेतना है, हमारी संवेदना से जागती है, तो निश्चित रूप से आसमानी लहर के, आकाश की लहर के सदृश है। और अध्यापक जब भी अपनी बात कहने जाता है, तैयारी हो न हो, उस ब्रह्म की सत्ता से, उस चेतना से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। वो उससे समीकरण स्थापित हो जाता है, और उसी में आश्चर्य होता है कि ये बातें कहाँ से निकल के आ गई। जी बिल्कुल। और अखिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंतर होता है। मतलब अंतर हम निकाल सकते हैं दो शब्दों में, अध्यापक और गुरु में। और उनमें यही अंतर होगा कि जो औपचारिक रूप से अध्यापन करे, कुछ कार्यक्रम सामग्री वगैरह तैयार करके, तो अध्यापक होता है। लेकिन किंतु पहले गुरुकुलों में क्या होता था, शिष्य लोग बस आते थे, गुरु का व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनकी आदतें, वो सब देखकर, उनकी ऊर्जा अनुभव करके बहुत कुछ सीख जाते थे। और गुरु की ओर से कोई विशेष अम, प्रयत्न भी नहीं किया जाता था कि उनको कोई ज्ञान सौंपा जाए। तो आजकल की जो शिक्षण प्रणाली है, तो खेद की बात है कि उस प्रकार के गुरु लोग बहुत कम रहे हैं। अभी औपचारिक कार्यक्रम का स्वरूप अपनाए, बस बस वही पढ़ाते रहते हैं। तो क्या है, वो स्वयं कार्यक्रम की निकाली हुई जीरो कॉपी बन के जब आते हैं, तो जानकारी के सिवा कुछ ऊर्जावान, कुछ सकारात्मक शिष्य लोग कम सीख पाते हैं उनसे।
तो वो जो गुरु का व्यक्तित्व होता है, ऊर्जा भरा व्यक्तित्व होता है, उनको हमें पुनर्जीवित करना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई उदाहरण बन के फिरता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं। किंतु मैं एक प्रयत्न करता हूँ कि उसी मनोदिशा में उपस्थित रहूं और वहीं से बात किया करूं, छात्रों से, सहकर्मियों से, मित्रों से, आप लोगों से। तो यही है मेरी पहल। और अम, यही इसी बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपको पहले से इन सारी बातों का बोध है, और आप अच्छे से समझ रहे हैं मेरी बात। तो ठीक है, आरंभ कर सकते हैं। सर अब हम आरंभ ही करेंगे। मैं भी एक अध्यापक हूँ पेशे से। अंतर यह है कि आप बहुत दूर होके भी हिंदी माता की सेवा करते हैं, और मैं भारत में रह के, भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। तो एक अध्यापक के रूप में कक्षाओं में, जीवन में जो मेरा मेरा अनुभव और जो अनुभूति रही है, जो उसकी सूक्ष्मता रही है, और जैसा आपने कहा कि गुरुकुल में जो गुरु होता है और जो एक प्रोफेशनल टीचर होता है, अध्यापक में, उसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन जो अपने को उस परंपरा से, गुरु परंपरा से जोड़ता है, और जो अपनी आत्मा से अपने सामने बैठे हुए शिष्यों में एक दैवी गुणों का जो दर्शन करता है, उसमें उसी गुरु की प्रतीति, अनुभूति और अनुभव होने लगता है कि, और वो उसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। जो बात मेरी है वही बात आपके हृदय से निकल रही है। तो ये जी, बहुत अद्भुत है। निश्चय। बस हम लोगों को थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है वो कार्यक्रम के साथ, अपने अपनी अपनी इस अंदरूनी ऊर्जा को मिलाने के लिए, क्योंकि जी। हम तो ऐसे मुक्त छंद होकर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से कुछ वो देखने वाली व्यवस्था है। तो ये थोड़ी सी झमेले वाली बात होती है। किंतु फिर भी जब अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं अपने कार्यों कार्यों के, तो सच में हर्ष की बात होती है कि इन दोनों परंपराओं का इतने अच्छे से मिश्रण हो सकता है, मिलावट हो सकती है, आधुनिक अध्यापन की और गुरुकुल प्रथा की। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों परंपराएं जीवित हो उठती हैं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो कितना उस गुरु परंपरा की ओर बढ़ता है और कितना केवल प्रोफेशनल अध्यापक रह जाता है। लेकिन आपके पूरी दृष्टि और दर्शन, जो आपके मन के भाव हैं, जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उन वाक्यों से जो हमें अनुभव हुआ, और जो विवेक मणि जी ने अपनी दृष्टि से हमें दिखाने का प्रयास किया है, डॉक्टर विवेक मणि जी ने, उससे बढ़ के ही जो मेरी अनुभूति है वो आपके प्रति हो रही है। आपका अद्भुत व्यक्तित्व है। और मैं थोड़ा सा, जो भारतवासी होते हैं, अपने किसी जो सामने वाला होता है उसकी प्रशंसा से थोड़ा सा अपनी दूरी बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी वाक्य तो और अनुभव, शब्द आ जाते हैं सामने और उनको चलाना पड़ता है। शब्द कहते हैं कि नहीं, अब मेरा संधान करो, मुझे छोड़ो। तो मुझे ऐसी ही अनुभूति हो रही है आपके इस महनीय व्यक्तित्व को देख करके। कितना कितना आप में, निश्चित रूप से हम लोग तो अपने पुरातन परंपरा में, अपने सनातन परंपरा, अपने अपनी धार्मिक परंपरा और मान्यताओं में हम पूर्व जन्म को की अवधारणा में विश्वास करते हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों का पिछले जन्मों का संचित कर्म है कि एक भारत की आत्मा भारत के बाहर बैठी है और उससे हमारा आत्म साक्षात्कार हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब हम लोग कार्यक्रम का आरंभ करेंगे, और बहुत संक्षेप में सर, मैं थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा इस लोक पहल के मंच से। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं, और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते हैं। और उसके लिए एक भारत में 1925 में विजयदशमी के दिन, जिस दिन रावण पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, आपको बताना नहीं है, केवल स्मरण भर उसका उल्लेख कर देता हूं। विजयदशमी के दिन एक 1925 में एक संगठन की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
से आज तक वो भारत के सांस्कृतिककरण का और भारत के राष्ट्रीयकरण का वो लगातार प्रयास कर रही है। उसी संस्था से जुड़ा हुआ ये हमारा अपना लोक पहल है, और हम लोक पहल के माध्यम से लगातार इसी का संवाद करते हैं कि राष्ट्र को कैसे हम बढ़ाएं, नेशनलिज्म को कैसे बढ़ाएं। और हमारा नेशनलिज्म में प्रिज्यूम नहीं करता है, पूर्वाग्रही नहीं है। हमारा नेशनलिज्म विश्व की मानवता के कल्याण की कामना करता है। और लोक पहल उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक प्रयास है। हमारे 5 विचारों के केंद्र हैं। स्वयं राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता महंत अवैधनाथ जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, इज नो मोर। अशोक जी सिंघल जो राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता हैं, वो भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। पूज्य रज्जू भैया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर्व संघ चालक हैं, जो सबसे बड़ा संघ का उत्तरदायित्व तो होता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहते हैं, पद नहीं कहते हैं। और भारत में एजुकेशन के और हिंदू राष्ट्रवाद के सलाका पुरुष और भारत रत्न जो सबसे बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड को प्राप्त किए मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। वो हमारे इस लोक पहल के आदर्श हैं। और एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय जिसके प्रणेता हैं, एकात्म मानव, यही हमारे वैचारिक आधार हैं। एकात्म मानववाद था कि मानव कहाँ विश्व से एकाकार होता है, राष्ट्र से कैसे जुड़ता है। तो भारत में कास्ट है, जातियां हैं। तो आदमी परिवार में जन्म लेता है, परिवार में रहता है तो परिवार का सदस्य है और उसकी एक जाति है। जात से निकलता है तो समाज में जाता है, समाज से निकलता है तो वह राज्य में अपनी, राष्ट्र में अपनी बात करता है। तो हम मानते हैं कि राष्ट्र एक बड़ा संवास है, राष्ट्र एक बड़ा, बहुत बड़ा सर्किल है। उसमें मनुष्य जाके अपने सारे विभेदों को मिटा करके उसमें एक हो जाता है। यही एकात्म राष्ट्रवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे वैचारिक केंद्र हैं। 5 अधिष्ठान हैं, 5 केंद्र हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। इनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भाषा के प्रश्न पर हिंदू का उन्नयन करना, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का जो सबसे सशक्त पक्ष है भाषा। भाषा में ही संस्कृति और सभ्यता जीवित रहती है और उसमें लगातार उसका परिमार्जन, वो लगातार रिफाइन भी होती रहती है। अपने को लगातार अप टू डेट करने का कार्य भी भाषा करती है। तो इस भाषा को बढ़ावा देना जो आपका आज का विषय भी है, इस विषय पर आपका महनी पाथेय हम सबको प्राप्त होगा। तो इसी विषय पर हम लोग वार्ता करने के लिए आज आपको सौभाग्य है कि हमारे छोटे भाई हैं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी के माध्यम से आपसे इस मंच पर थोड़ी सी हम लोगों की असुविधा ये हुई कि हम लोगों ने समय आपके समय के अनुसार परिवर्तित किया है। इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी और फेसबुक पर, ट्विटर पर और सोशल मीडिया के यूट्यूब पर इसका लगातार प्रसारण होता रहता है। हम लाखों तक जाते हैं। हमारे विवेक मणि जी, आपको बताते हुए भी मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि परसों 8 तारीख को डॉक्टर आलोक चौहान सर आए थे तो हमारे फॉलोअर्स की संख्या 1,09,000 हो गई। ये हम सब के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है, आप उसके अनन्य भाग। तो इसी विषय पर डॉक्टर त्रिपाठी के द्वारा, विवेक जी के द्वारा हम लोगों से डॉक्टर यूरी बोतविकिन का हम लोगों के सामने ये परिचय हुआ, आना हुआ। तो आज का जो विषय है भारतीय भाषा साहित्य एवं संस्कृति, अद्भुत विषय है, जीवंत विषय है। इसमें हम आध्यात्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष सबको समाहित करेंगे। और हमारी एक मान्य परंपरा है, हमारे लोक पहल के जो संयोजक हैं वो डॉक्टर विजय सिंह जी हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हैं। मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। और हमारा एक क्रम होता है, इसमें जो बड़ा नाम है डॉक्टर आलोक चौहान सर जो मेरठ से हैं, लोक पहल के बड़े आधार स्तंभ हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर संतोष सिंह हैं, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं। प्रोफेसर अवनीश पार्थेडकर सर
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे अनुयायी हैं या हमारे वैचारिक प्रेरणा के स्रोत हैं जो हमारे विचारों के साथ जीते हैं। तो हम एक अतिथि का परिचय प्रस्तुत करते हैं और इसके लिए मैं बड़े गर्व के साथ अपने छोटे भाई और बहुत ही हिंदी साहित्य के समालोचक, विद्वान, कवि डॉक्टर विवेक मणि सर को आमंत्रित करता हूं कि सर के विषय में परिचय प्रस्तुत करें और तब सर का पाथेय हम सबको प्राप्त होगा और साथ ही इस विषय पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालें। डॉक्टर विवेक मणि जी। बहुत बहुत आभार सर, मुझे यह अवसर देने के लिए। आदरणीय यूरी बोत्विकिन जी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी एवं हमारे इस मंच से जुड़े सभी विद्वानों का सादर स्वागत है। आज के जो हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर यूरी बोत्विकिन जी, ये यूक्रेन के तरास सेवेंचको कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा भारत और यूक्रेन दोनों में हुई है। इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया है तरास सेवेंचको कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से। साथ ही भारत के केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली से हिंदी भाषा में डिप्लोमा कोर्स भी किया है। इसके अलावा इन्होंने इतिहास में एमए भी किया है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। इसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज तरास सेवेंचको कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में से इतिहास में पीएचडी किया है और वर्ष 2006 से हिंदी और भारत विद्या के ये प्रोफेसर हैं। वहां पर हिंदी में इनकी जो विशेष उपलब्धियां हैं वह उक्राइनी शास्त्रीय साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री लेस्या उक्राइनका के प्रसिद्ध नाटक वन गीत का हिंदी में इन्होंने 2016 में अनुवाद किया है। विश्व में का पहला उक्राइनी और हिंदी शब्दकोश इनके निर्देशन में तैयार हुआ है वर्ष 2018 में। मॉरिशस 2018 में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन और भोपाल में 2019-20 में कला और साहित्य के विश्व रंग समारोह में उन्होंने भाग लिया और अभी तक इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आज का जो हम सर का जो हिंदी साहित्य पर और हिंदी भाषा पर जो इनकी विशेष रुचि है और जिनका विशेष काम है, शब्दकोश देखना अपने आप में कितना श्रम का काम है और शब्दकोश का निर्माण करना कितना बड़ा श्रम साध्य है यह आप हम सभी समझते हैं। लेकिन शब्दकोश जैसे इतने बड़े ग्रंथ का इन्होंने जिस तरह से उसका तैयार किया है वो निश्चित रूप से हिंदी भाषा एवं साहित्य को समृद्ध करेगा। आज का जो हम लोग का विषय है, सर ने प्रोफेसर यूरी जी उस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं। 2018 में जब सुषमा स्वराज जी भारत की विदेश मंत्री थी तो वे चीन आई थी और वहां पर एक सेमिनार हुआ था, संगोष्ठी हुई थी कि भारत चीन संबंध में हिंदी का योगदान। तो उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने राजदूत महोदय से कहा कि भारत चीन संबंध में हम और आप जितना योगदान नहीं दे सकते हैं उससे अधिक योगदान चीन में हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वाले दे सकते। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमें भारत चीन संबंध को केवल 1 और 2 राजदूत के लिए थोड़ा सा हस्तक्षेप डॉक्टर साहब थोड़ा सा हस्तक्षेप करेंगे। उज्जवल भैया डॉक्टर हर्षमणि सिंह हैं, उनको पैनल में ले लीजिए, हमारे युवा साथी हैं, अर्थशास्त्री हैं। जी सर, ले लिया जी। तो इतना ज्यादा योगदान है हिंदी, जो विदेश में हमारे विदेशी विद्वान हैं जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते, हिंदी भाषा पढ़ाते हैं और हिंदी भाषा के माध्यम से 2 देशों के सांस्कृतिक संबंध को और प्रगाढ़ करने में अपना महती योगदान दे रहे हैं। वे निश्चित रूप से हम सभी के लिए श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं और प्रेरणीय भी हैं। और भाषा और साहित्य का कितना ज्यादा महत्व होता है, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे चीन के विद्यार्थी जब भारत 1 साल पढ़ने आते हैं तो वो वापस गए तो मुझसे पूछा कि आप भारत के बारे में बताएं, क्या अनुभव। तो उन्होंने कहा कि जब मैं, एक लड़की ने बताया कि मैं काशी में गई थी तो वहां पर देखा मैंने कि एक गाय माता बैठी हुई है रोड पर। उन्होंने यही शब्द कहा, गाय माता, और लोग आ जा रहे थे लेकिन कोई गाय को मार नहीं रहा।
तो आप जब कक्षा में पढ़ाते थे कि भारतीय लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरा विश्व ही उनका परिवार है, तो मुझे लगता था कि यह तो केवल किताबों में लिख दी गई बात है। लेकिन सही में भारतीय लोग का जो वसुधैव कुटुंबकम है, सारा विश्व एक परिवार है, उसमें केवल मानव समाहित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी समाहित है। तो इस तरह से आप देखें कि भाषा के माध्यम से यदि जो संस्कृति होती है वो किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, और भाषा और साहित्य उस संस्कृति का संवाहक होता है। तो हमें किसी देश की संस्कृति को जानना है, उसकी सभ्यता को जानना है, तो सबसे उचित माध्यम यही होता है कि हम उस देश की भाषा और साहित्य के माध्यम से जानें। तो आज हमारे समक्ष प्रोफेसर यूरी हैं, और वे हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को कितना आत्मसात किए हैं और किस तरह से अपने विद्यार्थियों के मध्य उसको संचालित कर रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे, सुनेंगे। और यह हम सभी के लिए सौभाग्य है कि प्रोफेसर यूरी ने सहर्षी हम सभी को, जब मैंने सर से निवेदन किया कि सर हमें आपका समय चाहिए इस विषय पर बोलने के लिए, और सर ने सहर्ष अनुमति दे दी, मैं इसे हम सभी का सौभाग्य समझता हूं कि आज हम लोग सर को इस विषय पर सुनेंगे। बहुत बहुत आभार सर। बहुत विवेक बहुत जी, मैंने अभी धन्यवाद। मुंह नहीं खोला है तो पता नहीं है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सच्ची में प्रसन्न हो जाए मेरे वक्तव्य से, मैं पहले ही किंतु प्रसन्न हो चुका हूँ सर, क्योंकि आपने अनुमति दी। जी बहुत बहुत विवेक जी आपका धन्यवाद इस सुंदर परिचय के लिए। अब मैं बिना किसी लाग लपेट के मैं सीधे सर के विषय में, बहुत लंबी बातचीत हो गई है, अब आज के बहुत महनीय व्यक्तित्व के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। और आमंत्रण से पहले सर थोड़ी सी क्षमा भी चाहूंगा। मैं लगातार जुड़ा रहूंगा, लेकिन चूंकि स्वयंसेवक भी हूं, एक हमारी ऑनलाइन मीटिंग होगी, मैं लगातार जुड़ा रहूंगा उसमें। उसको चूंकि राष्ट्रीय बैठक है तो उसमें सम्मिलित होना है। और आपका औपचारिक धन्यवाद डॉक्टर हर्षमणि जी करेंगे। सर सीधे आज के विषय भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृति पर, भारतीय भाषा पर आपके महनीय व्यक्तित्व के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सर आपका पाथेय हम सबको एक नई दिशा देगा, हमारे हमको एक नई चेतना प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं बड़े समादर के साथ इस ऋषितुल्य व्यक्तित्व को अपने मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर अपने वक्तव्य को प्रारंभ करिए सर। जी, धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए कि मुझे वरिष्ठ जनों के सामने अपनी कुछ बातें रखने का अवसर मिल रहा है। सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी से जुड़े मुझे लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, किंतु आज का हमारा वार्तालाप वो थोड़ा सा भिन्न है मेरे लिए भी, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं कि जो मानक हिंदी बोली जाती है समाज में, पुस्तकों में हम जो पढ़ते हैं, बोलचाल की भाषा में हम जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, अ, वो सब ऐसे कह सकते हैं सार्वजनिक प्रकार की भाषा होते हैं। किंतु मैं आज जिस भाषा का प्रयोग करने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये पूर्णतः संस्कृत आधारित भाषा हो। शायद इससे पहले मैंने कभी ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया है, क्योंकि मैं भारत में रहा हूँ, मैं भारतीय छात्रों के साथ रहा हूँ। मैंने बहुत यात्राएं भ्रमण किया है भारत का, और हर स्थान में अपना बनकर मिलजुलने का पूरा प्रयास किया है। तो जो मिश्रित भाषा होती है, जो बोलचाल में उपयोग होती है, वो मुझे अम, अच्छे प्रकार से आती है। ऐसा नहीं है कि पुस्तकों से सीखकर कुछ बड़े बड़े शब्दों को लेकर मैं ये सब बोल रहा हूँ। वास्तव में हमारे विश्वविद्यालय में और मेरे विभाग में जो छात्र पढ़ते हैं, उनका मुख्य विषय होती है हिंदी भाषा, और दूसरी
भाषा के रूप में वे लोग उर्दू पढ़ते हैं। मतलब हम उर्दू भी पढ़ाते हैं। मतलब अर्थात मैं भी पढ़ाता हूँ उर्दू। लिखना पढ़ना वो सब आता है, और उर्दू भरी भाषा बोलना भी काफी पर्याप्त सहज है मेरे लिए। तो आज जानबूझकर ऐसे शब्दों को छान छान कर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से, कह सकते हैं कुछ वर्षों से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शुद्ध संस्कृत आधारित हिंदी होती है वो थोड़ी सी उपेक्षित तो नहीं कह सकते हैं, किंतु उस पर आवश्यकता से कम ध्यान दिया जाता है, विशेषकर व्यावहारिक बोलचाल की भाषा में। जैसे मैंने पर्याप्त अनुभव पाया है भारत के अलग अलग वातावरणों में, अलग अलग कोनों में रहने का, और युवा लोगों के साथ रहा जब खुद युवा पीढ़ी का एक सदस्य था, हुआ करता था। तो जो सार्वजनिक बोलने की शैली होती है वो अच्छे प्रकार से आती है, किंतु एक बात मैंने देखी है कि जब भी हम हो वे कोई और हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करे, उसके प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है वो सदैव सकारात्मक नहीं होती। कुछ लोग उपहास उड़ाने लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ कृत्रिम पुस्तकों वाली भाषा सीख कर बोल रहा है, और तथा ये आरंभ में तो ऐसे ही हमने व्यवहार किया है कि जहां हो सके भाषा को सहज बनाने के लिए हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो सार्वजनिक हो। किंतु साहित्य पढ़ते पढ़ते, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, और भारतीय संस्कृति की गहराइयों का जितना मुझसे हो सके अध्ययन करते हुए ऐसा लगने लगा है कि अंततः ऐसा क्यों हुआ कि मैंने अपने ही मित्रों से भारत में ये सुना है कि जो जो लोग संस्कृत पढ़ने जाते हैं, तो इसका यही अर्थ होता है कि और कोई विषय पढ़ने लायक नहीं है वो लोग, और उनका उपहास उड़ाया जाता है, उन पर चुटकुले बनते हैं। वो तो मैं चौंक गया वो सब सुनकर, क्योंकि सब संस्कृत साहित्य की सामग्री और उसका उसकी जो वैश्विक संस्कृति में योगदान है, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि विश्व में और कोई संस्कृति तुलना कर सकती है, बराबरी कर सकती है उससे। तो उतनी समृद्ध, उतनी धनी परंपरा से बनी जो भाषा की शैली है, वो आम लोगों में आकर अचानक विचित्र या उपेक्षित क्यों हो जाते हैं। ये बात समझने के लिए शायद हमें वो उन सारे स्रोतों का विश्लेषण करना होगा जिनसे हमें भाषा सुनने को मिलती है, और विशेषकर युवा पीढ़ी टीवी शो, फिल्में वगैरह देखते हैं। और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को नीच नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं किसी को किसी
किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो चलचित्रों की औद्योगिकी है, चलचित्रों का जो उद्योग है, जो विशेषकर बॉलीवुड, पता नहीं क्यों उसका तो पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि युवा पीढ़ी को संस्कृति से अधिक प्रिय तहजीब हो जाए। देखिए, किसी ने एक तीव्र और गहरी बात कही, शायद संभवतः कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कोई सामुदायिक भेद फैलाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। जो वास्तविकता है हमें उसको देखना है। किसी ने कहा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, कि आप ध्यान से देखिए कि हिंदी चलचित्रों में जब कोई ऐसा पात्र आता है जो शुद्ध हिंदी का उपयोग करता हो, अब ध्यान से देखिए कि ये कौन सा पात्र होगा। सर्वाधिक या तो ये खलनायक होगा, या फिर कोई ऐसा व्यंग्य वाला पात्र जिस पर सब हंसेंगे। युवा पीढ़ी का वो प्रतिनिधि, वो जिसको हम नायक या वीर कहते हैं, वो प्रतिनिधि आकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, एक शायद टीवी सीरीज आया था, रोनित रॉय की वो अदालत आई थी, जिसमें एक न्यायाधीश का, एक वकील का की भूमिका वो कर रहे थे। तो उनकी हिंदी शुद्ध थी, फिर भी उनके जो सहकर्मी दिखाए गए थे वे सभी इस बात पर हंसी उड़ाते थे। और सीरीज का भी नाम उर्दू शब्द से रखा गया है, अदालत, न्यायालय नहीं रखा गया। अभी क्या कहे, हम तो समानता के पक्ष में है। हम तो सभी लोग समान और बराबर होने चाहिए, यही मानते हैं। सभी संस्कृतियां, सभी भाषाएं। मेरे लिए तो सेक्युलर का मतलब वही होता है, सच्चे अर्थ में, कि सच में कहीं किसी की उपेक्षा ना की जाए। किंतु उपेक्षा होती है, और अक्सर गुप्त रूप से होती है। वो कम पता चल जाता है लोगों को। देखिए, अगर किसी चलचित्र में वो प्रसिद्ध सा गाना गुंजे और उसमें ये होगा कि वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, हम बोलेंगे वाह, क्या खूब लिखा शायर साहब ने। किंतु आम जनता की मानसिकता पर इसका जो गुप्त मोहर छप गया, आप समझ सकते हैं ना। सुंदर बोलना चाहते हो तो उर्दू ही बोलो। ऐसा, मतलब भाषिक संदर्भ में दूसरा पक्ष लिया जाए तो कभी इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है फिल्म निर्माताओं से उसको, कि हम ऐसा दिखाए कि वो नायक जो युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनने के उद्देश्य से आया है, कि वो इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों को, इसी प्रकार की भाषा को लेकर आया हो। यहां तक कि हम तो छात्रों के साथ अलग अलग शैलियों की सामग्री देखते हैं, महाभारत सीरीज भी देखते हैं। तो उसमें उसमें थोड़ी अधिक शुद्ध भाषा सुनने को मिलती है। फिर भी कभी ना कभी हम
क्योंकि हम थोड़े बाहर से बैठे हुए हैं और दोनों परंपराएं हमने सीखी है, तो उधर भी कभी कभी हम पकड़ लेते हैं कि ये देखो, महाभारत सीरियल में भी एक उर्दू शब्द घुसा है उन्होंने, जबकि वो उधर हो भी नहीं सकता था। तो मतलब मैं इस तरह की क्या पुलिस वाले आदत नहीं है, रखना चाहता हूँ कि ऐसा शब्द होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बात नहीं है। अ, बात यह है कि हमें शुद्ध बोलने से लज्जा ना आती हो, और केवल इस प्रकार के अनुष्ठानों में नहीं, इस प्रकार के कार्यक्रमों में नहीं, आपस में बैठ के अगर हम इस प्रकार की भाषा बोल सके, तो वो भी मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, कि किसी को असहज ना लगे, किसी को विचित्र ना लगे, किसी को कृत्रिम ना लगे। जैसे हमारी थोड़ी बहस छिड़ गई थी पिछले कार्यक्रम में, कि वो कुछ कह रहे थे कि विवेक जी, आप कह रहे थे विमान शब्द का प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कोई कह रहे थे कि वो थोड़ा कृत्रिम है, और हवाई जहाज बोलो तो वो ठीक है। तो शायद वो शब्द सुनने की अधिक आदत है लोगों को, किंतु अगर हम भाषावेत्ता है, हम शब्दों के जड़ों में देखते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि जहाज का मतलब है सबसे पहले वो तैरने वाला नौका होता है। हवाई जहाज तो उड़ने वाला नौका हो गया, तो वो ठीक है। पर जो शब्द सहस्राब्दियों से उड़ने वाले साधन के लिए लिया जाता रहा है, वो अचानक कृत्रिम कैसे हो? तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर पिछले कुछ शब्दों में मेरा ध्यान थोड़ा अधिक आकर्षित खींचा जाता रहा। और ऐसा नहीं कि मैं कोई कट्टर राष्ट्रवादी या हिंदूवादी हूँ। इस पटाल पर आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों से मिलकर, कि तो मैं अपना एक दृढ़ विचार रखना चाहता हूँ कि जो सनातनी परंपरा है, जिसको हम सनातनी परंपरा कहते हैं भारत के अंदर, ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को किस तरह बचाकर रख सकते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि विश्व के शेष कोनों में अपने मौलिक सांस्कृतिक सनातनी स्रोत नहीं बने हों। वो बने थे काफी पहले, पर्याप्त समय पहले वो बने थे। उसके बाद कुछ और परंपराएं आ गई और उनको नष्ट करके उनका स्थान ले लिया है। जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम, कई देशों में यही हुआ है कि जो मौलिक सनातनी जैसी ही परंपराएं विकसित थी, उनको नष्ट किया गया था। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सहस्राब्दियों से वही सांस्कृतिक वैदिक परंपरा विकसित होती चली आए हैं, बिना किसी बड़े हस्तक्षेप करने वाले आए हैं। बहुत बहुत कुछ किया भी उन्होंने, किंतु नष्ट नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा अंतर है भारत में और शेष विश्व में। एक बात और है कि जो परंपरा, जो वैदिक सनातनी समृद्धि को हम सीख रहे हैं, उनका उनके मूल्यों को
समझने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञान संस्कारों के साथ साथ ये आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा स्रोत है विश्व में। और अध्यात्म का प्रमुख प्रथम नियम यह है कि अगर तुम्हें आध्यात्मिक स्तर पर विकसित होना है तो सर्वप्रथम उस वस्तु को हटा लो जो इसमें सबसे बड़ा बाधा बन के खड़ा होता है, और वो होता है हमारा अहम, वो होता है हमारा अहंकार। इसलिए मैं थोड़ी सी दुविधा में पड़ जाता हूं। एक एक ओर से जब सनातनी परंपरा का पक्ष लेने वाले इस इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, और दूसरी ओर से जब यही लोग करते हैं कि मुझे इस पर गर्व है, इस संदर्भ में गर्व जैसा शब्द मुझे उचित नहीं लगता है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि अ, विशेषकर आप लोगों को तो कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी ही भूमि में ये मूल्यवान आध्यात्मिकता का स्रोत बचा हुआ है। क्योंकि हम तो जन्म लेने के लिए अपना भूगोल नहीं चुनते हैं ना। अगर मैं इधर भी आजकल बहुत चलता है इन सब घटनाओं के क्रम में, प्राउड टू बी यूक्रेनियन, वो सारी बातें मेरी समझ से थोड़ी सी परे हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर हमें सांस्कृतिक मूल्यों का और आध्यात्मिक विकास का प्रचार प्रसार करना है तो प्राउड वाली बात कैसे आ सकती है बीच। थोड़ा सा मैं अच्छे प्रकार से समझता हूँ कि कुछ लोगों के कहने के पीछे वो कोई अहम वाला भाव नहीं है। उनको सच में इस बात का हर्ष हो रहा है कि इस महान सांस्कृतिक प्रक्रिया में उनकी अपनी भागीदारी हो रही है। किंतु शायद शब्दों में इस बात को वे ठीक से प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो गर्व ही जैसा कुछ अनुभव होता है ऐसा लगता है उनको। हम अगर यदि किसी भी परंपरा के, आध्यात्मिक परंपरा के मूल तत्वों को देखेंगे तो यही हमें मिलेगा कि तुम तब तक विकसित होते जाओगे जब तक खुद के विकास पर अधिक गौरव ना अनुभव करते फिरोगे ऐसा। तो ये एक अभी उर्दू वाला शब्द आ रहा है खजाना, क्या क्या कहे, एक रत्नों से भरा भंडार है। वैदिक और सनातनी परंपरा शास्त्रों का जो ज्ञान होता है, जिसका यदि हम सच्चे अर्थ में विश्लेषण करें तो उसका अर्थ यह नहीं होगा कि जो संप्रदाय या जो समाज अभी तक बनता आया है कि वही सही है, क्योंकि दोष तो किसी भी समाज के निकाले जा सकते हैं। और आजकल तो काफी लोकप्रिय है, विशेषकर ब्राह्मणवादी हिंदूवादी समाज के दोष निकालना। वो तो भारतीय जनता के अंदर एक मुख्य धारा कह सकते हैं
कि अगर किसी के दोष निकालना है तो हिंदुओं के ही निकाल, वो भी इतने दूर बैठकर और किसी भी राजनीतिक पक्ष से जुड़ा ना होकर मैं ये बात देख सकता हूं कि अगर उन्हीं चलचित्रों में किसी भ्रष्ट धार्मिक व्यक्ति को दर्शाना हो तो हमेशा एक भ्रष्ट और दुर्व्यवहार करने वाले ब्राह्मण ही दिखाई देंगे, ना कोई मौलवी ना कोई पादरी। तो और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि फिर से मैं इस बात पर ध्यान देना चाहूंगा कि मैं किसी समुदाय का सदस्य नहीं हूं। मैं वही बता रहा हूं जो मुझे एकदम निरपेक्ष होकर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बहु ये क्या कहते हैं, बहुसंख्यक समाज में दोष नहीं है। दोष कहीं भी निकाले जा सकते हैं और निकालने भी चाहिए। हम अगर गणतंत्र में रहते हैं तो समाज के दोषों पर बोलने से किसी को नहीं मना करना चाहिए, किंतु जहां एक पक्षीयता स्पष्ट दिखाई देती है उस पर भी थोड़ा बोलना चाहिए कि शताब्दियों से जो चलती आई थी एक सती प्रथा, उस पर बहुत बोलेंगे लोग। और जिस समुदाय में आज भी एक महिला को पत्थर मार मार के मृत्युदंड देने की का रिवाज जायज माना जाता है, उस पर चुप्पी साधेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने जब आज के कार्यक्रम के लिए आपका बनाया हुआ पोस्टर देखा जिसमें मेरी विनम्र छवि के साथ मोदी जी और योगी जी भी खड़े हैं, तो मैं चौंक गया, थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले से ऐसा कोई विषय तय नहीं हुआ था कि इसी पर मैं बोलूंगा। पर फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, आप इन लोगों को, इस विचारधारा को अगर पृष्ठभूमि में रखकर बोलना हो तो मैं बोल सकता हूँ। और मैं वही बोलूंगा जो मैं, मतलब किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोलूंगा, जो सच में अनुभव करता हूँ, जो अनुभव करता आया हूँ वर्षों से, भारत में रहकर भी, इधर रहकर यहाँ से भारत के अंदर अंदर हो रही प्रक्रियाओं को निहारते हुए जो अनुभव आए हैं, जो विचार आए हैं, उनको प्रकट करने की कोशिश मैं करूंगा, प्रयास करूंगा आज। तो एक उदाहरण और बताता हूँ आपको कि यदि किसी वातावरण में ऐसे बैठ के, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करूंगा, तो अचानक मन में ऐसी बात आती है कि शायद संभवतः मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मुझे ये कहना चाहिए कि भाई, अन्यथा न समझे, मैं कोई पकिया पढ़ाकू नहीं हूँ, मेरा चयन है इस तरह की भाषा बोलने का। फिर अचानक लगता है कि ऐसा विचार ही आना ये असहज है। पकिया पढ़ाकू, खलनायक, ब्राह्मण का लक्षण कब तक बनेगी शुद्ध हिंदी? मैं ये प्रश्न रखना चाहता हूँ। और अपने यहाँ से, अपने सांस्कृतिक वातावरण, अपने व्यक्तिगत इतिहास में
से एक उदाहरण निकाल के देना चाहता हूँ। शायद संभवतः जो अभी गुजर रही है हिंदी भाषा परंपरा पर हम लोग यहाँ पर्याप्त सीमा तक अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि अभी पिछले कई दशकों में यूक्रेनियन भाषा का हम कह सकते हैं एक पुनर्जन्म हुआ। वो भाषा थी बहुत पहले से, वो मौलिक और सर्वप्रचलित थी, किंतु जब रूस के अंदर हम रहे थे तो कई शताब्दियों के समय में यूक्रेनियन भाषा को यही उपेक्षित स्थान मिला है कि केवल गंवारे लोग इसको बोलते हैं। केवल या तो राष्ट्रवाद या फिर गंवारे, ये दो प्रकार के लोग थे जिनके मुंह से आप यूक्रेनियन भाषा सुन सकते थे, शुद्ध यूक्रेनियन। मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरी किशोरावस्था में, तो मैंने ये व्यवस्था पाई कि हमारे घर के अंदर जो मिश्रित भाषा का प्रयोग होता था, यूक्रेनियन रूसी, वो सहज सा लगता था। जब बाहर जाता था सड़क पर या किसी क्लब वगैरह इत्यादि क्लब इत्यादि में अपने मित्रों से मिलकर बात करने की बारी आती थी, तब सबके सब रूसी बोलने लगते थे, क्योंकि वही बोलचाल की भाषा मानी जाती थी तब। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में तो नहीं बोली जाती थी यूक्रेनियन, तनिक से भी नहीं, और उधर उसको अच्छा भी नहीं माना जाता था। उन क्षेत्रों की थोड़ी जब मैंने यात्रा की थी किशोरावस्था में, तब अचानक ऐसा एक भाव आया कि यूक्रेनियन भाषा तो बहुत सुंदर है, वो इस प्रकार के व्यवहार के योग्य नहीं है। मैं 16 या 17 वर्ष का था जब मैंने सोच समझ कर अपने लिए ठान लिया कि आज से वातावरण जैसा भी हो, लोगों की प्रतिक्रिया जो भी हो, मैं शुद्ध यूक्रेनियन बोलूंगा। मेरे मित्रों को तक विचित्र लगा, किंतु मैं टिका रहा अपने इस निर्णय पर। मैं जब यूक्रेन की राजधानी आया था कीव, तो इधर भी ये अधिकतर रूसी भाषी नगर था। अभी तो थोड़ा बदल गया है, अभी यूक्रेनियन अधिक प्रचलित है, किंतु तब 30 साल पहले यहाँ के लोग मुझसे थोड़ा चौंक कर पूछते थे, अरे तुम्हारी उतनी सुंदर यूक्रेनियन है क्या, तुम्हारे वहां सभी लोग ऐसा बोलते हैं? मैंने कहा नहीं, ये ये मेरा अपना चयन है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं मैं कि आजकल यूक्रेन में आप शुद्ध यूक्रेनियन बोलो, कोई इसको विचित्र या असहज नहीं समझता है। पिछले 30 साल से ऐसा हुआ है कि पिछले 30 वर्षों से मैंने जो ठान लिया था वही और कई लोगों ने ठाना था, और उन्हीं लोगों ने फिर भाषा के विकास, साहित्य के विकास और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया।
बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के कि हमें क्या समझेंगे, हमें क्या बोलेंगे। किसी को ये डर नहीं था कि मुझ पर हंसी हंसी उड़ाई जाएगी। मेरे तो यहाँ तक कि मेरे कई परिचित है जो स्वयं रूसी भाषी परिवारों में पले बड़े हुए और बड़े होकर सोच समझकर ये ठान लिया कि आज से मैं शुद्ध यूक्रेनियन बोलूंगा। उनके परिवारों को तक ये इसका सामना करना पड़ रहा है और इससे निपटना पड़ रहा है, किंतु वो लोग घबराए नहीं कि अपने अपने ही लोगों में ये थोड़ा विचित्र लग सकता है। इतना कह सकते हैं कि थोड़ा कट्टर वाला चरण अपनाया हम सब ने, किंतु देखिए इसका परिणाम आजकल जो रूसी भाषी क्षेत्र होते थे अधिकतर यूक्रेन के, इनमें शुद्ध यूक्रेनियन भाषा का पुनर्जन्म धीरे धीरे हो रहा है। इसीलिए मेरे लिए बहुत सहज था आज के आज के कार्यक्रम के लिए इस पहलू पर अपना ध्यान देना और भाषिक शुद्धिकरण के महत्व का विश्लेषण करना मेरे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण था। मैं सोचता हूं कि इसी प्रकार यदि हिंदी बोलने वाले प्रयास करते रहें कि हमारी जो हिंदी है वो शुद्ध होती जाए और इसमें किसी मिश्रण की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप एक समृद्ध और सुंदर सी भावों अलंकारों से परिपूर्ण भाषा है। तो इसमें न केवल भाषिक स्तर पर परिवर्तन आ सकता है किंतु विचारधारा के स्तर पर भी। किंतु क्योंकि अंतिम उदाहरण देता हूं आज के लिए, मैं समझ सकता हूं थोड़ा कि हिंदी फिल्मों में अधिकतर संस्कृत वाली शब्दावली का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। हम महाभारत, रामायण, सीरियल वगैरह इत्यादि देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन शब्दों के साथ केवल रोमांचक भाव नहीं आते, इन शब्दों के साथ धर्म और उत्तरदायित्व की बात भी आती है। अब जरा सुन के अनुमान लगाए कि प्रेम निभाना वाक्यांश में जितना उत्तरदायित्व रखा हुआ है वो इश्क लड़ाने में नहीं होता है। इसीलिए युवा पीढ़ी को टीवी स्क्रीन पर या चलचित्र में इश्क लड़ाना सुनना अधिक पसंद होता है, अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं आता। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इश्क लड़ाने में कोई बुराई है, वो सब अपने अपने स्थान पर सही होता है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि जो पौराणिक है, जो मूल्यों से भरा है, जो शास्त्रीय है, जो आध्यात्मिक है, उसको हम किसी भी रूप में उपेक्षित ना करें और उसको उपेक्षित ना करने दें। आज के लिए उतना। मुझे लगता है कि मेरा समय समाप्त हो रहा है।
वही जो मैंने कहा, जो विचार थे मन में, हृदय में, बस उन सबको बहने दिया है, बिना किसी कटौती के। तो जैसा हुआ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर इतने सुंदर वक्तव्य के लिए। और मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी पिछले सप्ताह हम और प्रोफेसर यूरी जी एक कार्यक्रम में थे, तो वहां पर उस कार्यक्रम में चर्चा चली थी कि बोलचाल की हिंदी, उर्दूनिष्ठ हिंदी और संस्कृतनिष्ठ हिंदी। मैंने सर की बातों से मैं सहमत हुआ था और मैंने कहा भी था कि जो हमारी संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, जैसे विमान का प्रयोग कर लें तो विमान शब्द का प्रयोग मराठी में भी होता है, बंगाली में भी होता है, मलयालम में भी होता है, तमिल में भी होता है, तो यह भारत को जोड़ेगा। और यदि हम हवाई जहाज कहते हैं तो केवल उर्दू, जो उत्तर भारत है वही समझेगा। तो जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है वही शुद्ध हिंदी है और वह पूरे भारत को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएगा। अरबी से सहमत हुए, कुछ बहुत से विद्वान इस पर सहमत नहीं हुए है। हमारे तो संस्कृत साहित्य में कहा भी गया है कि मुंडे मुंडे मत हिलना। लेकिन आज के वक्तव्य में सर ने जिन जिन विषयों पर, जिन जिन विषयों पर हम लोग का ध्यान दिलाया है, निश्चित रूप से हमें हिंदी के उत्थान के लिए उन विषयों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से शुद्ध हिंदी का। सर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जैसे मैं चीन में एक हम लोगों का होता है समाचार हिंदी, समाचार पत्र, उसमें मैं हर प्रतिदिन, हर सप्ताह विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़ाता हूँ। तो जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी के शब्द दिखते ही नहीं है। एक वाक्य में 10 शब्द है तो 5 शब्द तो अंग्रेजी के ठूसे गए हैं, 2-3 शब्द उर्दू निष्ठ अरबी फारसी के ठूसे गए हैं, उसमें हिंदी शब्द होता ही नहीं है। तो विद्यार्थी कहते हैं विवेक जी हम हिंदी पढ़े क्यों, तब हम अंग्रेजी समाचार ही पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी ही पढ़ लेते हैं, हम उसी से जान जाएंगे। तो जिस तरह से संस्कृत निष्ठ, और जिस तरह से सर ने कहा भी कि बॉलीवुड फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, बोली उसकी उर्दू सी जो गाना का सर ने उदाहरण दिया, तो धीरे धीरे से लोगों के मन में बात बैठाया जा रहा है कि जो मीठी बोली है उर्दू की है। शुद्ध हिंदी बोलने वाला पात्र खलनायक ही होगा या हंसी मजाक करने वाला होगा। तो क्या भारत में हम लोग शुद्ध हिंदी ना बोले तो कहाँ बोलेंगे? और शुद्ध हिंदी नहीं समझेंगे तो जो भारत की जो पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, वेदों से है, उपनिषदों से है, पुराणों से है, तो यदि हम शुद्ध हिंदी नहीं जानेंगे तो हम उनका भी ज्ञान तो नहीं ले पाएंगे, उनको भी नहीं पढ़ पाएंगे। और सर ने जिस तरह से कहा कि यूक्रेनी भाषा और हिंदी भाषा को अपने ही घर में जिस तरह से मजाक का पात्र, उपहास का पात्र और उसको उपेक्षित किया जा रहा था, वर्तमान समय में भी इसमें उपेक्षित किया जा रहा है, निश्चित रूप से हमें उस पर ध्यान देना ही होगा। और यदि हम अपनी भाषा नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति कहाँ से बचाएंगे? क्योंकि जो संस्कृति, जो भाषा होती है वही तो संस्कृति की संवाहक होती है, वाहक होती है। हम भाषा ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति ही हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और वर्तमान समय में बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से, वामपंथी लेखकों के माध्यम से जिस तरह से हिंदी भाषा पर, हिंदी भारतीय संस्कृति पर, विशेष रूप से हिंदू संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर जिस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं, जैसे सर ने सती प्रथा का उदाहरण दिया। सती प्रथा तो जब इसके विरुद्ध हो रहा था 100 साल पहले, तब भी सती प्रथा का बहुत ज्यादा नहीं था उस समय, लेकिन उसको कितना बड़ा बनाया गया। लेकिन वर्तमान समय में ही देखिए, मुस्लिम महिलाओं में पत्थर से मार कर सजा देने की, या हलाला ही ले लीजिए, कितनी बड़ा मतलब एक तरह से यह महिलाओं पर अत्याचार है। तो बुराई होती है, सभी के लिए बंद होनी चाहिए। हम केवल एक विशेष वर्ग के लिए, विशेष धर्म के लिए क्यों उस पर थोपे? जो भी महिलाओं के विरुद्ध अन्याय हो या गलत हो या जो भी परंपरा उचित नहीं है उसको बंद किया जाए, इस तरह से रखा है। सभी मानव हैं, सभी स्वतंत्र देश के वासी हैं, नागरिक हैं। और संस्कृत नहीं बचेगा तो भारतीय संस्कृति भी नहीं बचेगी। और निश्चित रूप से हमें अपनी भाषा को, जैसे सर ने कहा कि अब बहुत बड़ा बात सर आपने कहा, आपने कि इश्क लड़ाने में और प्रेम करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इश्क लड़ाएं शरीर से संभव, इसे यही दिखता है कि उस व्यक्ति को शरीर से प्रेम है।
इश्क है। लेकिन जब कहते हैं हमें तुमसे प्रेम है, तो यहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक, शारीरिक और आत्मा दोनों से प्रेम है, इसका अर्थ ही बदल जाता है। तो शब्द जो हैं वे पूरी तरह से अर्थ परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। और जो वर्तमान समय में हिंदी के विद्वानों के द्वारा, सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो भारत में हिंदी के विद्वान हैं, हिंदी की पुस्तकें लिखते हैं और गौर से क्या लिखते हैं, हिंदी के पुस्तक लेखक का नाम प्रोफेसर वीएम त्रिपाठी। अब जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, और वे भी हिंदी के पुस्तक पर अपने नाम में लिख रहे हैं वीएम त्रिपाठी में उनको गर्व हो रहा है, उनको विवेक मणि त्रिपाठी लिखने में गर्व नहीं हो रहा है। और अभी फेसबुक पर उस दिन सर का मैंने एक वक्तव्य फेसबुक पर साझा किया था कि हिंदी को जितना अधिक खतरा अंग्रेजी से है, उससे कम खतरा उर्दू से भी नहीं है। अब इस पर जो हिंदी के विद्वान हैं भारत में, जो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, वे बोल रहे हैं कि हिंदी को ये सब नाटक है, हिंदी को किसी से कोई खतरा नहीं है। मतलब उनके मैं लिखा है कि सर, उनको मैंने कमेंट भी लिखा कि सर शुद्ध हिंदी के बारे में बात करना, क्या आपको, यदि आपको नाटक लगता है तो भारत में हिंदी के लिए इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। तो अभी जो हमारे समक्ष जो एक भाषाई खाई पैदा की जा रही है हमारी भाषा को लेकर, निश्चित रूप से, और युवाओं को देख लें, यदि युवा किसी के युवा को मोबाइल में देख ले, वो हिंदी में टाइप नहीं करता है, हिंदी में लिखता ही नहीं है, रोमन में लिखता है। हिंदी बोलता भी है तो उसे आधे से शब्द उसको अंग्रेजी के, कहाँ से शब्द आ रहे हैं, वह समाचार पत्र पढ़ता है तो वहां पर मिश्रित हिंदी, बॉलीवुड की फिल्में देखता है वहां पर उसको दिमाग में ठूसा जा रहा है अरबी फारसी का शब्द, अंग्रेजी का शब्द, कहाँ से वो लाएगा, वो यही तो समाज से ही तो लेगा। और जितने भी उसके सीखने के माध्यम है, सब जगह से मिश्रित हिंदी के नाम पर, बोलचाल की हिंदी के नाम पर, व्यवहारिक हिंदी के नाम पर हिंदी भाषा को विकृत किया जा रहा है। और यहाँ पर निश्चित देखें, 3 शब्द है, प्रकृति, संस्कृति, विकृति। प्रकृति मतलब किसी भी वस्तु का मूल रूप, संस्कृति मतलब उसका परिष्कृत रूप, अच्छा रूप, सुंदर रूप, और विकृति उसका खराब रूप। तो जिस तरह से हमारी मूल भाषा में व्यवहारिकता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर उसको संस्कृति नहीं, संस्कृति से विमुख कर उसको विकृति की ओर ले जाया जा रहा है। और जब हमारी भाषा नहीं बचेगी, शुद्ध भाषा नहीं बचेगी, तो हमारी संस्कृति भी नहीं बचेगी। और सर ने जिस तरह से यूक्रेनी भाषा का और हिंदी भाषा का, जो हम एक ही दर्द से गुजरे हैं, एक ही के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके एक तुलनात्मक जो स्थिति, छवि भी हमारे समक्ष रखी। यह, और सर मतलब बहुत बड़ी बात है, आपने कहा भी कि एक तरह से आपने शुद्ध हिंदी का, शुद्ध यूक्रेनिक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, बाकी लोग धीरे धीरे उससे बढ़ते गए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हम दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो एक मेट्रो स्टेशन का नाम विश्वविद्यालय है, सरकार ने उसको प्रयोग में लाया तो आज सभी लोग उसका प्रयोग करते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं। अब उसी का नाम हम यूनिवर्सिटी लिख देते, सभी यूनिवर्सिटी कहते। तो हमें आवश्यकता है, आज किसी को विश्वविद्यालय स्टेशन में कहने में कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमें निश्चित रूप से अपनी भाषा, संस्कृति पर, जो भी हमारी मातृभाषा है, जो हमारी भाषा है, उस पर निश्चित रूप से गर्व करना होगा, उसके संरक्षण करना होगा, और हमें अपनी अगली पीढ़ी को शुद्ध भाषा, शुद्ध संस्कृति देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो सर बहुत बहुत आभार आपके इस वक्तव्य से, आपको मन में इच्छा यही हो रही थी कि आपको सुनते जाएं। जिस तरह से आपने वर्तमान समस्याओं को, जिस तरह से हिंदी जूझ रही है, उसको हम लोगों के समक्ष रखा, निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर को सादर आमंत्रित करूंगा। सर आगे। जी धन्यवाद डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आपके माध्यम से लोक पहल लगातार ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच बनता जा रहा है। दूसरा, जो डॉक्टर यूरी बोत्किविन यूक्रेन से जो हमारे साथ जुड़े, पहले तो मैं मतलब उनके इस अद्भुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मैं कहूँगा, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में ही मैं रखूँगा। उन्होंने कितने सारगर्भित तरीके से पूरे विषय के साथ न्याय किया, और न केवल उस विषय के साथ न्याय किया बल्कि इस बात को भी उन्होंने जोड़ा
कि उन्होंने अपने अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। मुझे गर्व होता है और हर राष्ट्र को अपने ऐसे नागरिकों पर गर्व होगा। मुझे लगता है कि वो निसंदेह इस सम्मान और इस उपादान के, इस प्रशस्ति पत्र के हकदार है डॉक्टर यूरी बोथकेबिन, जो अपनी राष्ट्र के लिए एक संपत्ति की तरह है। सर ने अपना व्याख्यान जो है शुरू किया, जैसा कि बताया कि वो उनका करीब 30 वर्षों से ताल्लुक रहा, हिंदी के साथ उनका जुड़ाव रहा, हिंदी के साथ जुड़ी भाषा उर्दू के साथ भी उनका ताल्लुक उन्होंने, सर ने बताया। और मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि जो संस्कृत आधारित हिंदी है वो उपेक्षित हुई और हिंदी फिल्मों में इसको एक हंसी की भाषा के रूप में देखा गया। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि बॉलीवुड केवल यहीं पर नहीं रुका। उसने केवल भाषा ही प्रहार नहीं किया, उसने जो भारतीय साहित्य, संस्कृति और जो है उसके ऊपर एक इस तरीके से भी प्रहार किया कि उसने एक कन्फ्लिक्ट को रेस किया कि जिसके पास भी ज्यादा पैसा है, जो पूंजीपति है, वो पूंजीपति ने जो भी पैसा कमाया है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये लगातार एक कन्फ्लिक्ट भारत में तमाम सारी फिल्मों में देखने को मिलता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर यूरी, प्रोफेसर यूरी सर, कि इसका प्रभाव इतना पड़ा कि अगर आप देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विनिर्माण क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा, क्योंकि आप देखें कि लगातार जो लॉकआउट्स हुए, जो भारत में कानपुर जैसे मैनचेस्टर्स हैं, बंगाल में जो मिले हैं, वो उस पूरी तरीके से वो जो एक विचारधारा चली वामपंथी बनाम जो है वामपंथी और मुस्लिम का जो गठजोड़ लेके जो चला, उसने पूरी तरीके से इस विनिर्माण क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट थी उस पर लगाम लगाने का काम किया। तो ये जो बॉलीवुड है वो केवल यही नहीं रुका, ये आगे भी इस तरीके से इसने काम किया। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि जो महाभारत की बात आपने करी, महाभारत में आप देखें कि किस तरीके से, केवल अगर आप गूगल भी करेंगे कि हु वाज द डायलॉग राइटर ऑफ महाभारत टीवी सीरियल, तो उसमें झट से एक ही नाम आएगा। मुझे उस नाम पे न कोई वो बहुत विद्वान थे, और खासतौर से इंडियन एपिस्टेमोलॉजी का डॉक्टर राही मासूम रजा साहब को ज्ञान था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक रहा निसंदेह। लेकिन पंडित नरेश शर्मा जो थे, जो उस टीम के मेंबर थे जिनकी बिना सहमति के महाभारत के कोई भी डायलॉग पास नहीं होते थे, तो उनका नाम लगातार हम विस्मृत होते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इतना मीडिया को उस तरीके से भी मैनेज किया, आप गूगल पर डालेंगे तो ये नाम आपको खोजना पड़ेगा और एक नाम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो एक जस्टिफिकेशन की बात है। तीसरी बात जो आपने कही और मुझे बहुत उत्साहित भी करी, कि आपने कहा कि जब मैंने देखा कि मुझे इस विषय पर व्याख्यान देना है और इस पृष्ठभूमि में ये तस्वीर लगी हुई है, तो मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, मुझे इसमें एक सहजता है। और ये सहजता बिल्कुल स्पष्ट है कि आप ये देखें कि जो आपने भावनाओं की बात करी, भाषा जो है हमारे यहाँ तो जो पंच मात्र का जिक्र मिलता है। हम धरती को भी माता कहते हैं, माता को तो माता कहते ही हैं, हमारे लिए गंगा भी माता है, हमारे लिए उसी तरीके से भाषा भी एक माता है। कहते हैं कि जिस भाषा में जब आपके प्राण संकट में हो और जो आवाज आपके मुंह से निकले वही आपकी भाषा, मातृभाषा होती। तो ये हमारी मातृभाषा है। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि साहब प्रेम निभाना और इश्क लड़ाई में कितना कितना बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया। उसी तरीके से एक शब्द है गुइया। अब गुइया के समानांतर दोस्त शब्द हो ही नहीं सकता, और अंग्रेजी तो उसे बिल्कुल सीमित कर देती है, फ्रेंड में ही सब कुछ आ जाता है। मुझे याद है कि अब देखिए जो फ्रेंड शब्द है
भारत में 90-92 के आसपास एक फिल्म आई, जहां से सांस्कृतिक किस तरीके से एक डायवर्जन स्टार्ट होता है। फिल्म में उस फिल्म में पहली बार ये दिखाया गया कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। उससे पहले भारत में ये कंसेप्ट नहीं है, और वो फिल्म इतनी ज्यादा चली कि किसी एक सिनेमा घर में वो फिल्म 10 साल तक नहीं उतरी। उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। तो आप ये देखें कि ये जो भारत की जो संस्कृति है वो किस रूप में ले रही है। और मालिनी अवस्थी एक लोक गायिका हैं, उन्होंने अपने एक गाना जो है मिर्जापुर की जो संस्कृति है, कचौड़ी गली, उसमें इसमें उसमें इस गुइया शब्द का एक जगह इस्तेमाल किया। तो इस शब्द की कोई बराबरी नहीं हो सकता। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपने कहा कि जो भाषा इसलिए खत्म की जाती है। डॉक्टर विवेक मणि सर ने एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली मेट्रो में विश्वविद्यालय, बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैंने एक बार यहाँ पे प्रयागराज में अपने विश्वविद्यालय जाने के लिए मैंने एक रिक्शे वाले से कहा कि मुझे विश्वविद्यालय जाना है, तो वो चौंक गया। जबकि मैंने उसे जैसे ही यूनिवर्सिटी कहा तो वो तुरंत तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भाषा किस तरीके से ट्रिकल डाउन का काम करती है, नीचे तक जाती है और समाज को बिल्कुल जोड़ती है। मुझे जो एक सबसे और आकर्षक बात आपके लेक्चर की लगी, आपने कहा कि आपने जब कुछ लोगों ने तय किया कि हम अब से शुद्ध यूक्रेनी भाषा बोलेंगे, रशियन भाषा नहीं बोलेंगे, और इस बात का सामाजिक परिवेश में कितनी स्वीकार्यता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये उस देश के लिए बहुत अच्छी बात है, उस देश के नागरिक और राष्ट्र के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने समय निकाला और विषय के साथ आपने बहुत अच्छा न्याय किया। मैं शब्द दर शब्द आश्चर्य दर आश्चर्य प्रकट कर रहा था। आप जिस तरीके से आपने अपनी इस बात को अपने अनुभवों के साथ और अपने पूरी विषय की एक रूपता के साथ इस लोक पहल के मंच को आपने सजाया। मैं चीन के भाषा विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़ते क्या है, वो वही एक इसका हिस्सा है, मार्गदर्शक टोली के हैं। और उन्होंने आज इस परिचर्चा को बिल्कुल एक नए फलक पर पहुंचाया। मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, जो संभवतः इस समय किसी दूसरी मीटिंग में भी भाग ले रहे हैं, उनका भी बहुत आभार। लोक पहल की पर जो इस परिचर्चा को सजाने के लिए बहन कनिष्क का, उनका भी बहुत बहुत आभार। इस परिचर्चा को, ये परिचर्चा इसके बाद यूट्यूब और ये परिचर्चा फेसबुक पे लाइव रहती है और यूट्यूब पे फिर रिकॉर्डेड करके जाती है। तो इस परिचर्चा को जो भी लोग भविष्य में सुनेंगे, उनका सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर विवेक मणि जी, देखिए अखिलेश त्रिपाठी सर को कि अगर हो तो फिर परिचर्चा को जी सर तो शायद अभी व्यस्त ही हैं, तो हाँ हम लोग चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सर सारा आपका आभार। पुनः आभार सर, आपने हमें समय दिया सर, आपको भी और धन्यवाद। बहुत जी सुखद जी लगा। जी और सर भविष्य में भी हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी रहेंगे। जी 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 जी, बहुत एकदम धन्यवाद। जय धन्यवाद। हिंद, जय हिंदी। जी जय जी हिंद, जी, जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। यूरी जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। चूंकि मैं राष्ट्रीय बैठक में हूं और वहां एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और मैं ही उसका होस्ट हूं, इसलिए मैं उपस्थित नहीं रहा। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और फिर अगले रविवार को एक नए वक्ता के साथ, नए ताजगी के साथ अपना विमर्श करेंगे। तब तक सभी के लिए, सभी को, जितने श्रोता हैं, जितने हमारे बंधु बांधव जुड़े हुए हैं, सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम,